हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 12 अप्रैल और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ नेशनल पार्टीज को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस रिकॉग्नाइज कर लिया है और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी, ममता बनर्जी की पार्टी, और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, और सीपीआई, इन तीनों पार्टी का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था उसे अब रिवॉक कर लिया गया है। मतलब अब ये नेशनल पार्टीज नहीं है। तो अब टोटल कितनी नेशनल पार्टीज हैं? बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। आप तो टोटल 6 पार्टी सब हमारे देश में नेशनल पार्टीज का दर्जा रखती हैं। तो अब यूपीएससी आपसे क्राइटेरिया पूछ सकती है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में ये क्राइटेरिया मेंशन है, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा अगर अगर इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करता है। तो पहली कंडीशन है कि या तो वो पर्टिकुलर पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा रखती हो, तब जाके उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो जो आम आदमी पार्टी की जो नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है वो इसी क्राइटेरिया के आधार पर मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, इन 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का उसके पास दर्जा है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया है अगर उस पार्टी के कैंडिडेट किसी भी लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में 6% से ज़्यादा टोटल वैलिड वोट्स को एक्वायर करते हैं 4 और 4 से अधिक राज्यों में, और इसके साथ साथ उनका एटलीस्ट 4 एमपी हो लोकसभा में, तब ऐसी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया है कि या तो उसने 2% ऑफ टोटल सीट्स एक्वायर की हो लोकसभा इलेक्शन में, और वो भी 3 स्टेट्स मिला के, तब जाके उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में जो भी फुलफिल होती है उसके बेसिस पे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। स्टेट पार्टी तब डिक्लेयर होती है जब जब किसी लास्ट असेंबली इलेक्शन में किसी पार्टी ने 6% ज़्यादा वोट शेयर एक्वायर किए हों, साथ ही साथ असेंबली में उनके 2 एमएलए हों, तब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगली कंडीशन है कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 6% ज़्यादा उन्हें वोट मिले हों और एटलीस्ट एक एमपी उस स्टेट से लोकसभा में रिप्रेजेंट करता हो। तीसरा कंडीशन है 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर वो ले आते हैं इन लास्ट असेंबली इलेक्शन, तो उन्हें भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगला क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक एमपी हो लोकसभा में फॉर एवरी 25 मेंबर्स, और इसी रेशो में कंप्लीट स्टेट के लिए अगर वो एमपी चुने जाते हैं उस स्टेट से, तब उन्हें भी स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और लास्ट क्राइटेरिया है इसमें कि 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में उस स्टेट से किसी पार्टी को मिले हों, तब उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन आपको बाय हार्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में थी और ये बड़ा डेवलपमेंट है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी दर्जा मिला है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई को नेशनल पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये जो काम है नेशनल पार्टी का दर्जा देना, स्टेट पार्टी का दर्जा देना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन देखती है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ओपिनियन इन केसेस जो राष्ट्रपति उनसे मांगते हैं। तो इनमें से जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन था, जो महाराष्ट्र वाला केस था, इस वजह से भी ये पार्ट न्यूज़ में था। साथ ही साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है, जो राहुल गांधी जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उस समय ईसीआई का ये जो फंक्शन था ये न्यूज़ में था। तो आपको इस साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ के जाना है कि उसकी जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके मैंडेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आपको बेनिफिट भी पता होना चाहिए कि अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग आपको ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इसमें एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इस रिजर्व सिंबल, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी का जो सिंबल होता है वो पूरे थ्रू आउट इंडिया, और स्टेट पार्टी के लिए उस पूरे स्टेट में वो एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकता है, उसके स्टेटस को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता अदर पार्टी। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ जब उसके कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं इलेक्शन के लिए, तब उन्हें सिर्फ एक प्रपोजल की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जब भी जो इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होता है, तब उन्हें 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनके कैंडिडेट को एक कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। साथ ही साथ जो आकाशवाणी, दूरदर्शन में जो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और नेशनल स्टेट पार्टीज के स्टार कैंपेनर जो होते हैं, जो चुनाव प्रचार करते हैं, वो नेशनल स्टेट पार्टी के 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के केवल 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं जो किसी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला था, ये जो यूनाइटेड नेशन की डेमोक्रेसी फंड है, ये कई एनजीओ को फंड देती है जो
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करती है ताकि डेमोक्रेसी को स्प्लिट किया जाए, उसे डेवलप किया जाए पर्टिकुलर नेशंस में। बट इनमें से एक एनजीओ जॉर्ज सोरोस का भी था, जिन्होंने हाल ही में इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए स्टेटमेंट जारी किए थे अगेंस्ट में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उन्हें काउंटर जवाब भी दिया था। तो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में बताया था कि जिस जॉर्ज सोरोस को इंडिया काउंटर करता है, उनके अगेंस्ट में उनके एनजीओ को वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, और इस एनजीओ को यूनाइटेड नेशन की डेमोक्रेसी फंड जो है वो फंड करती है, जिसमें इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर के फंडिंग दे रखी है। तो ये इंडिया का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड दिखाने की कोशिश की गई थी। बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जितनी भी फंडिंग दी गई थी, ये 2012 तक की पहले की फंडिंग दी गई थी, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मिलियंस ऑफ फंडिंग आपको 2012 तक मिलेगी, बट उसके बाद से ये पूरी तरीके से कम कर दी गई है। अब इंडिया इसमें ज़्यादा फंड नहीं करता है। बट यूपीएससी आपसे इस यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जो फंड है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन का जनरल ट्रस्ट फंड है जो 2005 से बनाया था। इसके लिए दो कंट्रीज ने लीड किया था, एक अमेरिका और एक इंडिया। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है वो वॉलेंट्री आता है, कोई भी कंट्रीज इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर था और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसका एम क्या होता है कि जितने भी देशों में एनजीओ हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का काम करती हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देती हैं, या फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंकरेज करती हैं, ऐसी एनजीओ को ये फंड देते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर देश में जो डेमोक्रेसी है उसे मेच्योर किया जा सके, डेवलप किया जाए, एडवांस किया जा सके। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? इस फंड को एक एडवाइजरी बोर्ड मैनेज करते हैं, जिसमें 19 मेंबर होते हैं, जिसमें इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं लिया है कि जो यूनाइटेड नेशन की डेमोक्रेसी फंड है ये उस एनजीओ को फंड कर रही है जो जॉर्ज सोरोस ने फाउंड करी है। हालांकि जॉर्ज सोरोस की ये जो एनजीओ है वो इंडिया के वॉच लिस्ट में है। और जब यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड का फाउंडेशन डाला गया था, तब इंडिया ने 2005 में इसके लिए $5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यूपीएससी आपसे केवल आपसे यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के बारे में पूछ सकती है कि ये कब बना था, ये किसके अंडर में बनाया गया था, और इसका बेसिकली एम क्या है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स को लेकर है। 2021-22 का ये इंडेक्स है, ये जारी कर दिया गया है, और ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो इस साल के 2021-22 का जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है उसमें 50 इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है, और इन 50 इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट लेवल की एक रैंकिंग जारी की गई है। तो इस इंडेक्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टेट को पुश करना कि आप डीकार्बनाइजेशन एफर्ट को लीजिए, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव कर सकें और हमारे जो गोल्स हैं एसडीजी और एनडीसी के, वो हम फुलफिल कर पाएँ। अब यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई ने डेवलप किया है, और इसके लिए उन्होंने अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE का सहयोग लिया, हेल्प लिया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। और ये जो रैंकिंग जारी की गई ये 2020-21 से लेकर 2021-22 तक की के बेसिस पर स्टेट और यूटी को रैंक किया गया है। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी होती है फ्रंट रनर कैटेगरी होती है, जिसमें 60 से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न किए जाते हैं। तो कर्नाटका ने टॉप किया है, साथ साथ केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में है, जिन्होंने 60 पॉइंट से ज़्यादा अचीव किए हैं। और दूसरा अचीव कैटेगरी होती है जिसमें 50 to 60 पॉइंट्स होते हैं। इसमें असम ने टॉप परफॉर्म किया है, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब इसी अचीवर की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि 2002 में बनाई गई थी, और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका काम ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाना, साथ ही साथ जो इसका स्टार और लेबलिंग प्रोग्राम है ये बीईई का ही है, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये इसका मेजर एरिया है कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाना और स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट करना। तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को लेकर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर है, जिसके 30 साल पूरे हो गए हैं, और हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गज उत्सव नाम का कार्यक्रम अटेंड किया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर आ सकता है। तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये 1992 में एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्कीम में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं इनके वायबल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना इनके नेचुरल हैबिटेट्स के साथ ही साथ इनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है और जिस कॉरिडोर और माइग्रेटरी रूट्स का ये यूज़ करते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ इनको पोचिंग से बचाना है और अदर थ्रेट से भी इन्हें सेफ रखना है, और जितने भी ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको मिटिगेट करना है, कम करना, रिड्यूस करना है, और जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट और वेलफेयर का ध्यान रखना है, और एक वाइबल मैकेनिज्म बनाना है जिसके तहत
इसके तहत इंटर स्टेट, रीजनल और नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि एलिफेंट के कंजर्वेशन में बाउंड्री ज़्यादा इशू ना क्रिएट कर पाए। अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा एलिफेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। समवेयर अराउंड 6000 एलिफेंट आपको कर्नाटका में मिलेंगे। उसके बाद में सेकंड पे है आसाम, 5700 के आसपास एलिफेंट्स हैं। फिर केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और बाकी जो स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। 2017 में इनकी पॉपुलेशन थी 27,312। और इसके अलावा 2010 में एलिफेंट को हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर रखा है। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी एलिफेंट है वो 60% जो एलिफेंट है वो इंडिया में पाए जाते हैं। और अगर इसके प्रोटेक्शन स्टेटस को देखें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उस कन्वेंशन में एलिफेंट को अपेंडिक्स 1 में रख रखा है। तो एक अटमोस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है एलिफेंट को भी। तो ये बेसिक फैक्ट आपसे यूपीएससी पूछ सकती है एलिफेंट को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में पूछा था। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जनरली जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उससे एक फीमेल लीड करती है। सेकंड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड्स कैन बी 22 मंथ्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। वैसे तो ये ओनली वर्ड है और ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। और फिर भी 40 ईयर्स तक कार्विंग एज में होना भी अपने आप में काफ़ी इलॉजिकल साउंड करता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला। तो अभी हमने हाल ही में जो न्यूज़ देखी उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में है और उसके बाद में आसाम में है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा A 1 and 2 ओनली। इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।